नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिकल नॉलेज पे आधारित है। प्रैक्टिकल नॉलेज से ये मतलब है कि आप में से बहुत से लोगों ने कहीं ना कहीं से केपी एस्ट्रोलॉजी सीखा होगा, कई लोग सीख भी रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की समस्या ये होती है कि हमने कोर्स कर लिया है, लेकिन जब हम कुंडली देखते हैं तो ज़्यादातर कुंडलियों पे वो रूल किस प्रकार से अप्लाई होगा, कैसे हम देखेंगे, ये समझ नहीं आती। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसे जगह से भी कोर्स किया है कि जहां आपकी अपनी क्वेरी शायद ही कभी ली गई हो, यानी आपकी जो प्रश्न हैं, जो डाउट्स हैं, वो शायद ही कभी आप पूछ पाए हों। या तो कई बार आप संकोचवश नहीं पूछ पाए, कई बार संख्या वहाँ ज़्यादा होती है, इस कारण आप नहीं पूछ पाते। और ज़्यादातर जो केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने या कोई भी एस्ट्रोलॉजी या वास्तु पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, नॉर्मली वो अपना ही केस जो उनके पास होता है वहीं केस स्टडी के तौर पे रखते हैं, वो स्टूडेंट से नहीं लेते। मैं अपनी क्लास में अपने में से जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, क्लास वाली जो वीडियो, उसमें मैं क्लास में पढ़ने वाले लोगों से ही कुंडली लेता हूँ। जो प्रेडिक्शन हो सही या गलत, मैं बिना किसी संकोच के क्लियरली बताता हूँ। यदि कुछ पॉइंट्स गलत होते हैं तो उसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जब तक कुछ गलत नहीं होगा तो हम सही चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ नहीं सीख सकते। और हम में से कोई भी पराशर ऋषि या भृगु ऋषि नहीं है कि हम गलती नहीं कर सकते। तो गलती स्वीकार करने की जब साहस होगी तभी आप सही तक पहुंच सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे मेरी क्लास भी चलती है, और मैं समय समय पे जो वीडियो बनाता हूँ इसमें भी मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही फोकस करता हूँ। क्योंकि हर एक आदमी की अपनी डेस्टिनी अलग है, उसकी समय परिस्थिति अलग है। ये आदमी जैसे जिनकी डिटेल्स आपके सामने है, ये इंडिया मध्य प्रदेश देवास के इनका जन्म स्थान है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। तो हर एक आदमी यूनिक है, उसका जो भाग्य है वो यूनिक है। तो फिर ज्योतिष की जो नियम है, जो 12 भाव, 12 राशियाँ, जो 9 ग्रह हैं, ये सबके लिए एक जैसे एक समान तरीके से अप्लीकेबल नहीं हो सकते। इसी चीज़ को हमें सीखना होता है इस फील्ड में, कि आप कैसे जो ज्योतिष के नियम हैं वो आप अलग अलग लोगों के लिए, यानी अलग अलग कुंडलियों के लिए किस तरह से प्रैक्टिकल तौर पे आप अप्लाई करेंगे। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। 24 नवंबर 2023 से हमारा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू हो रहा है। बेसिक प्लस एडवांस का मतलब है इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। इस कोर्स को करने के बाद जिस तरह से मैं कुंडली प्रिडिक्शन करता हूँ वैसा आप प्रिडिक्शन करना सीखेंगे। ये अलग बात है, थोड़ा सा समय लगेगा एक्यूरेसी को हासिल करने में, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं पूरा बताऊंगा। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है उसमें 42 क्लासेस होती हैं, 42 क्लास। प्रत्येक क्लास मिनिमम 2 घंटे का होता है। कभी कारणवश किसी दिन 1.5 घंटे की हो गई, वो अलग बात है, लेकिन 2 घंटे की क्लास लगभग सारे क्लास होंगे। कुछ क्लासेस 2.5 घंटे 3 घंटे की भी हो सकती हैं। टॉपिक और जो डिस्कशन होते हैं, चूँकि मेरे पास जो लोग भी बैच में होते हैं मैं सबसे कुंडली लेता हूँ हर एक टॉपिक पे। तो कई बार जैसे मान लो मैरिज टॉपिक हमने स्टार्ट किया, क्लास में 6-7 लोग हैं, तो सबने अपने अपने पास से यदि कुंडली दी तो मैं डिस्कशन से पीछे नहीं हटता। आप मेरे जो भी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे आपको पता चल गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो और देख सकते हैं, लगभग 700 के करीब वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो वो डिस्कशन जब होती है तो उस समय टाइम बढ़ सकता है, यानी 2.5 और 3 घंटे की भी क्लास हो सकती है। यानी ये 42 से कम नहीं होगा, 41 नहीं होगा, 43, 44, 45 या 50 क्लास हो सकते हैं, लेकिन 42 से 41 क्लास नहीं होगा। यानी कम से कम 5 महीने के आप मान के चलो। सैटरडे और संडे को क्लास होगी, सप्ताह में 2 दिन, रात में 8 बजे से 10 बजे तक की टाइम निर्धारित है। वन टाइम इस कोर्स की फ़ी 32,000 रुपये है। इंस्टॉलमेंट में यदि आप देना चाहें तो 17,500 का 2 इंस्टॉलमेंट है। विशेष जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक डिटेल्स आती है मेरे पास, ये मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे बहुत सारे वीडियो इन्होंने देखा भी है। ये अभी ऑस्ट्रेलिया में है और इंडिया के ही
जातक है, देवास मध्य प्रदेश में इनका जन्म है, लेकिन 2015 से ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, वहाँ की नागरिकता इनको मिल चुकी है। अब ये जब डिटेल्स आती है, इनका ये कहना है कि 2023 के मई महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो चुके हैं, और नौकरी यानी जो इनकी प्रोफेशन है इसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है, यानी एक बार नौकरी छूट चुकी है, दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं और यहाँ भी ये संतुष्ट नहीं है। आखिर क्या रीज़न है? तो जब पार्टिकुलर जातक कोई बताता है कि इस समय से मैं परेशान हूँ, तो सबसे पहले हमें दशा देखनी चाहिए। ये दशा कौन सी चल रही है? दशा का जब आप अध्ययन करेंगे तो सूर्य की दशा 2 मई 2014 तक थी, अभी चंद्र की चल रही है जो अगले साल यानी 2024 में 2 मई तक रहेगी, यानी चंद्र की दशा चल रही है। चंद्र की दशा 10 साल की होती है, ये 2014 से चल रही है। समस्या इनको कब है? 2023 के मई में। तो हम अंतर्दशा देखेंगे। अंतर्दशा जब आप देखेंगे तो केतु की अंतर्दशा 2 मार्च 2022 तक थी, यानी पिछले साल खत्म हो चुकी है। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो 2 नवंबर 2023 तक रहेगी, यानी इसी साल 2023 में 2 नवंबर तक रहेगी, यानी शुक्र की अंतर्दशा में इनको प्रॉब्लम हुई। प्रत्यंतर उतना पावरफुल नहीं होता कि वो महादशा और अंतर्दशा के रिजल्ट को ख़त्म कर सके, यानी इनके अगेंस्ट में रिजल्ट दे सके। प्रत्यंतर में उतनी पावर नहीं होती, महादशा और अंतर्दशा में ये पावर होती है, इसलिए हम वो प्रत्यंतर पे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि चंद्र कैसा है। तो जब हम चंद्र को देखेंगे, बेसिकली चंद्र का प्लेसमेंट यहाँ देख लीजिए केपी कुंडली से। चंद्रमा कहाँ है? तो इनकी कुंडली में चंद्रमा 3rd हाउस में बैठा है। चंद्रमा की राशि क्या है? 11th हाउस में है। तो चंद्र 3 और 11 का रिजल्ट दे रहा है, तो चंद्र तो बहुत अच्छा है। ये हो गया मून। शुक्र की बात करें, शुक्र क्या रिजल्ट दे रहा है? तो शुक्र जो है वो बैठा है 12th हाउस में। इसकी एक राशि है 2nd हाउस में, दूसरी राशि है 9th हाउस में, वीनस। तो वीनस क्या रिजल्ट दे रहा है? वीनस तो प्लेनेट लेवल पे 2, 9, 12 का रिजल्ट दे रहा है। अब हमें इसके नक्षत्र का भी अध्ययन करना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं नक्षत्र नाड़ी में। यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल जाएगा। चंद्रमा 311 का रिजल्ट दे रहा है। चंद्रमा का स्टार बुध 110 दे रहा है, अच्छा है। चंद्रमा का जो उप नक्षत्र है शनि 110 एंटेड प्लेनेट होकर 5, 6, 12 का रिजल्ट दे रहा है। बेसिकली चंद्रमा धन के लिए बहुत अच्छा है, साथ में 3 और 12 है। फॉरेन के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी सेटल्ड हैं तो बहुत अच्छा है, कोई समस्या की बात नहीं है। धन वाले भाव की हम बात करें तो 6, 10 और 11 ये धन वाले भाव भी दे रहे हैं। जब आप माइंड से धन कमाते हैं, यानी कोई ऐसा आपका कार्य व्यापार है जिसमें बुद्धि के द्वारा पैसा जनरेट होता है, तो फिर 5th हाउस भी सपोर्टिव हो जाता है। तो महादशा काफ़ी पॉजिटिव है। 5 और 12 पैसे की इन्वेस्टमेंट को भी बताते हैं, पैसा इन्वेस्ट भी इन्होंने किया हुआ है, तो ये अच्छा है। यानी ओवरऑल चंद्र की दशा अच्छी है। चंद्र की दशा में ही ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ सेटल्ड हुए, 9 साल समय निकाल लिया इन्होंने। चंद्र की महादशा का बस 1 साल बचा हुआ है। तो चंद्र यदि खराब होता तो ये शुरू में ही प्रॉब्लम देता। अब आते हैं शुक्र पे कि क्या शुक्र खराब है। शुक्र को देखेंगे, शुक्र भी अनटेनेंटेड प्लेनेट है और 6 कस्पल सबलॉर्ड है, 6ठे भाव का कस्पल सबलॉर्ड है। वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आप यहाँ से देखेंगे, इस भाव संधि चार्ट से आप देखेंगे। शुक्र 6ठे भाव का कस्पल सबलॉर्ड है, यानी 6ठे भाव का यह स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो इस प्रकार से शुक्र का जो कंबाइंड रिजल्ट होगा वो ये हो जाएगा, शुक्र 2, 6, 9, 12। इसमें 2 और 6 धन देने वाले भाव हैं। 2 और 9 धन का नुकसान देंगे, 2 और 12 धन का खर्चा कराएंगे, इन्वेस्टमेंट कराएंगे, लेकिन 9 और 12 आने के कारण धन का नुकसान होगा। यानी हर एक परिस्थिति में धन आएगा। 2nd हाउस, 6th हाउस ये धन देंगे। ध्यान से समझिए रिजल्ट को। जब भी हम कुंडली की एनालिसिस करें तो हम क्लाइंट ने जो अपनी समस्या बताई है वो है, लेकिन क्या वो कुंडली में मिल रहा है? ऐसा नहीं कि यदि आप सोचते हैं कि क्लाइंट की जो समस्या है वो हम कुंडली से मिलान कर दें, मैच कर दें, तो वो पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी हो जाती है। उस पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जाना। हमें ये देखना है कि क्या कुंडली में वो प्रॉब्लम दिख रहा है,
तो ही स्ट्रांगली हम वो बात रखेंगे। तो शुक्र का जब हम एनालिसिस करेंगे, शुक्र रिजल्ट दे रहा है 26912 का, 26912। इसका मतलब ये हुआ कि धन आना है, ये फिक्स है। आने के बाद धन का नुकसान हो जाना है, खर्चा होना है और इन्वेस्टमेंट होना है। यानी आने में समस्या नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। आने के बाद खर्च होगा, ये एक फैक्टर है, नुकसान होगा, ये दूसरा फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये तीसरा फैक्टर है। यानी शुक्र की दशा में धन की इनकी 3 गति होनी है, नुकसान होना, खर्चा होना और इन्वेस्टमेंट होना। लेकिन इनकी समस्या ये है कि इस साल मई से धन आने में भी नौकरी भी छूटी, तो 9th हाउस है तो नौकरी में परिवर्तन बताएगा, ये भी बात फैक्ट है, कोई समस्या की बात नहीं है। 2 और 6 है तो नौकरी फिर लग भी जानी है, इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन 2 और 6 धन तो काफ़ी देंगे ना, लेकिन इनकी जो बातचीत से दौरान जो मुझे पता चला वो ये कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। काफ़ी ज़्यादा से मतलब कि पिछले जो 9-10 साल में मैंने, 9 साल में जो चंद्र की महादशा में ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मैंने, और इनकी वाइफ ही वर्किंग है, तो जो हमने एक पैसा अमाउंट बनाया था, ऑलमोस्ट एक बड़ा नुकसान लग गया, काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। तो वो खराब स्थिति को शुक्र नहीं बता रहा, ये समझिए, वो खराब स्थिति को शुक्र नहीं बता रहा है, क्योंकि 2 और 6 पॉजिटिव हैं। साथ ही जब इसके नक्षत्र को देखेंगे जो कि चंद्रमा है, जो कि 11 दे रहा है, तो जब हम जोड़ लेंगे तो इस स्थिति में 2, 6, 11 ये काफ़ी पॉजिटिव नंबर है धन के लिए। 3rd हाउस को भी हमें नहीं छोड़ना है। 2, 3, 6 एंड 11, यानी ओवरऑल हम बात करें तो इस केस में यदि आपके पास 80 रुपये आएंगे, 100 रुपये मान लो आते हैं, तो 80 आपका हो गया और 20 ही नुकसान होगा जाएगा। खर्चा करो नुकसान करो, जो होगा वो 20 का 80-20 का रेशियो है। तो इस प्रकार से ये कहीं से भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यदि थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ को भी आप निकालना चाहो इस पूरे के लिए, तो इस पूरे के लिए शुक्र में क्या हो जाएगा, शुक्र के सामने हो जाएगा 2, 6, 9, 12। चंद्र के लिए क्या हो जाएगा 3 एंड 11। इसमें जितने पॉजिटिव हाउसेज हैं धन के लिए, तो धन के लिए 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव हाउसेज हैं, और धन के लिए निगेटिव हाउसेज कितने हैं 9 एंड 2। तो ये 4 ग्रेटर देन, यानी इसके रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये ज़्यादा मिलना है, यानी धन की स्थिति, धन आने की स्थिति ज़्यादा ही रहनी है, लेकिन इनके साथ ये समस्या नहीं है। अब मैंने ये बात क्लियरली इनके सामने रखी। मैंने ये कहा आपकी महादशा और अंतर्दशा में समस्या नहीं है, समस्या का रीजन कुछ और हो सकता है। अब इनका प्रश्न था क्या हो सकता है, चलो क्या हो सकता है फिर इस पे देखते हैं। अब बातचीत के दौरान इन्होंने कहा कि मैंने एक घर लिया और उस घर का मैंने रेनोवेशन कराई और उसमें काफ़ी पैसा चला गया। चूँकि मैंने पूछा कि किस प्रकार से नुकसान हुआ आपको, कैसा पैसा गया, तो उन्होंने बताया कि मैंने घर लिया और उस घर का रेनोवेशन के लिए हमने बजट बनवाई और उसमें डबल से भी ज़्यादा पैसे लग गए, तो काफ़ी पैसा हमारा उसमें नुकसान हो गया। अब जैसे ही घर की बात कही तो घर के लिए हम चौथा कस्पल सबलॉर्ड देखते हैं। चौथा कस्पल सबलॉर्ड है बुध। ये बुध दूसरे का भी कस्पल सबलॉर्ड है, ये बुध 8वें का भी है और 10वें का भी है। देखिए प्रैक्टिकली ये देखने में मिला है कि जब 4 CSL 8वें का CSL बन जाए और इसमें कहीं ना कहीं राहु की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाए, राहु, और आपने यदि घर में तोड़फोड़ करा दी, रेनोवेशन के लिए आपने कहीं भी टॉयलेट में तोड़फोड़ करा दी, छत तोड़वा दिया, फॉल सीलिंग तोड़वा दी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने जो पुरानी वायरिंग है उसको आपने उखाड़ के फिर से नया करवाने का आपने काम चालू कर दिया, तो फिर जीवन में एक ज़बरदस्त तरीके का तूफान देता है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का। और उसमें भी भूल से यदि गोचर में, ट्रांजिट में राहु यदि 8 और 12 में हो तो फिर पूछना ही नहीं है, वो ताड़ से गिरे और खजूर पे अटके वाली स्थिति हो जाती है। अब इनकी जब आप देखेंगे तो इनके इस कन्या लग्न के लिए अभी 1 नंबर राशि यानी 8वें भाव में राहु की ट्रांजिट है, जो 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगी, पिछले 1.5 साल से चला आ रहा है। तो गोचर में राहु इनके अष्टम भाव में। चौथा कस्पल सबलॉर्ड जब आप इनका देखेंगे तो वो चौथा कस्पल सबलॉर्ड है बुध, जो कि 8वें का कस्पल सबलॉर्ड भी बना हुआ है
और बुध की फैमिली में राहु मौजूद है। तो चौथा और आठवां कस्पल सब लॉर्ड 4 और 8 CSL दोनों कौन सा प्लेनेट है? बुध हो गया। बुध का नक्षत्र क्या हो गया? राहु हो गया। और राहु गोचर में कहाँ है? 8th हाउस में। तो घर का रेनोवेशन तोड़फोड़ कराना जीवन में भूचाल देता है। जैसे ही ये बात मैंने अब इनसे बोली कि क्या रेनोवेशन कराने के बाद जब ने आपने कराई तो ही ये समस्या आई, धन का नुकसान, नौकरी का छूटना, तो क्लियरली बातें एग्जैक्टली हूबहू मिलती चली गई। आप कहीं से जो रूल मैंने बताया और कुंडलियों पे भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। वो तो महादशा और अंतर्दशा इनके लिए सपोर्टिव है कि ज़्यादा प्रॉब्लम यानी पैसे आने की, एक जगह से नौकरी छूटी दूसरी जगह नौकरी मिल गई, चीज़ें चल रही हैं। यदि ये सपोर्टिव नहीं होता तो फिर अच्छे अच्छे लोगों को वो अर्श से फर्श वाली जो स्थिति होती है वहाँ पहुँचा देता है। अब ये प्रॉब्लम तो यहाँ निकल के आ गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे पास एस्ट्रोलॉजर के पास सॉल्यूशन के लिए ही आते हैं, हमें करना है क्या? तो अब एक चीज़ समझिए, इनका जो प्रश्न था कि क्या जो चंद्र की दशा आगे चलेगी यानी 2024 के मई महीने तक, वो कैसी है? वो अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। जो शुक्र की अंतर्दशा है वो भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र की अंतर्दशा के बाद सूर्य आएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, सूर्य भी अच्छा है। यानी महादशा वाई चंद्र आपका अच्छा है। यदि अच्छा नहीं होता तो इतनी चीज़ें आपको, जो भी आपने अचीव किया पिछले 9 साल में चंद्र की दशा में, वो आप अचीव नहीं कर पाए होते। तो इसलिए वो दिमाग से आप फितूर हटा दीजिए। अब जो नुकसान होना है वो हो चुका। यदि आप वो तोड़फोड़ कराने से पहले आपने प्रिकॉशन लिया होता तो फिर ये समस्या नहीं आई होती, लेकिन अब करा दिया। अब क्या? अब इसमें सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी ये होती है कि जो आपकी वास्तु है उस वास्तु का 16 जून का नक्शा बनवाइए और उसके आधार पे जो भी आपकी जानकारी के वास्तु कंसल्टेंट हैं उनके मदद से, जो भी उनका कंसल्टेशन आप लेते हुए 5 एलिमेंट और 16 जोन को बैलेंस कर लीजिए। यानी अपने घर में जो पंच तत्व संतुलन है उसको आप कर लीजिए, आपको काफ़ी हद तक लाभ मिल जाता है। साथ ही साथ आप चाहें तो राहु के बीज मंत्रों का 72,000 बार जप स्वयं भी कर सकते हैं या किसी से, यानी कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा, आप जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके द्वारा भी आप करा सकते हैं। तो ये 2 उपाय आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी मैं प्रिडिक्शन किसी के लिए करता हूँ या क्लासेस में भी जब मैं बताता हूँ तो जो एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स हैं मैं कम्प्लीटली उसके साथ एकदम स्टिक रहता हूँ कि जो ये रूल है वो है। मेरा प्रिडिक्शन सही हो या गलत हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मैं उस चीज़ को स्वीकार करने की क्षमता रखता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने बताई इस प्रकार से ऐसा है तो मैं ज़बरदस्ती उसको पोस्टमार्टम के द्वारा मिलाने लग जाऊँ। नहीं, जो रूल है वो है। मैच हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वो इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि आपकी वास्तु भी है, आपके ऊपर उसका भी इम्पैक्ट है, आपके अपने कर्मों का इम्पैक्ट है, आपके जीवन में जुड़ने वाले लोगों का भी प्रभाव है। कई बार लोगों के किस्मत में परिवर्तन शादी के बाद आता है, अच्छा या बुरा परिवर्तन होता है। संतान होने के बाद अच्छा या बुरा परिवर्तन होता है, किसी के साथ पार्टनरशिप होने के बाद होता है। तो ये सारे फैक्टर आपके ऊपर लागू होते हैं, तो उन सबको भी देखना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप मुझसे वास्तु की गाइडेंस, कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, रेसिडेंशियल वास्तु, उसके लिए भी मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुंडली विश्लेषण, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन के लिए भी मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।